जब भी हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमारा ये मोटिव होता है कि पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन जो है उस चीज से रिलेटेड उन्हें कलेक्ट करके निकालें, जिसकी वजह से हमें किस बेसिस पे, किन चीजों के आधार पे हमको प्लान बनाना है, हमें क्या क्या, किन किन बातों के लिए प्लान बनाना है, और उन प्लान बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। इन द सेम वे जब हमारी कंट्री की वेलफेयर के लिए काम होता है ना, हमारी गवर्नमेंट जो है कंट्री के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो सबसे पहले उनको ये तो बताओ कि कंट्री में किन लोगों के लिए काम करना है आपको, कितने लोग रहते हैं वहां पे, उनकी क्या क्या लिविंग कंडीशन चल रही है, उनमें से कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, है ना, किस एरिया में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो रही है। तो ये सारी चीजों के बारे में ही कैसे पता चल पाता है, सेंसस से पता चल पाता है। तो इसलिए यहाँ पे, और सेंसस में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि सेंसस में क्या होता है कि जो हमारे यूनिवर्स है, जो हमारा एलिमेंट है, उसके हर एक सिटीजन से इंफॉर्मेशन ली जाती है ये बहुत टाइम टेकिंग और बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस, बट क्योंकि सैंपल और सेंसस में दोनों में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कहाँ मिल पाती है, सेंसस में मिल पाती है। जब एक पर्टिकुलर पर्सन से इंडिविजुअली जा जाके अगर हम डेटा कलेक्ट करेंगे या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब हमें काम करना है उनके वेलफेयर के लिए, तो क्या करना है, उन हर पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानना है कि आपकी लिविंग कंडीशन क्या है, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है ना। तो उन चीजों के बारे में जब तक हमें नहीं पता चल पाएगा, तब तक क्या होगा कि हम उनके वेलफेयर के लिए अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है क्या, सेंसस इसके लिए किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। एंड फ्रॉम द ईयर, चलो स्टार्ट भी करते हैं इसी में, कि सेंसस जो है ना, सेंसस कब से चल रहा है, census is being regularly conducted every 10 years since 1881। ईयर 1881 में सेंसस जो है वहां से ही स्टार्ट हुआ, और तब से लेके रेगुलरली हर 10 ईयर्स के गैप पे सेंसस को कंडक्ट किया जाता है। अब ये जो ईयर है 1881, ये जो ईयर था, इस टाइम पे इंडिया जो था वो इंडिपेंडेंट नहीं था। इस टाइम पे क्या चला था, इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, है ना। तो उस टाइम पे यानी इन द ईयर 1881 में जो ब्रिटिशर्स थे, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारे कंट्री में रूल कर रही थी, उस कॉलोनियल गवर्नमेंट का ही काम हुआ करता था, वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए कह सकते हैं, उन्होंने सेंसस करना स्टार्ट किया था। मतलब कि वो इंडियन कल्चर नहीं था, मतलब यहाँ की चीजें नहीं थी, वो एक तरह से वेस्टर्न आइडिया था, ब्रिटिशर्स का ही आइडिया था कि सेंसस कराते हैं, जिसकी वजह से हमें हर लोगों के बारे में, उनकी इकोनॉमिक, उनकी डेमोग्राफिक, उनकी सोशलॉजी, हर कंडीशन के बारे में पता चल पाएगा। तो तब से ये चीज शुरू की गई, और फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया यानी कि 1947 में, उसके बाद से भी यहाँ की गवर्नमेंट ने देखा कि ये चीज जो थी वो अच्छी थी, क्योंकि अगर हमें अपने पब्लिक के बारे में फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो सेंसस बहुत जरूरी है। तो इसको कंटिन्यू किया गया, तब से लेके 1881 से लेके आगे भी, इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद भी इसे कंटिन्यू किया गया। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 1947 में, तो 81 के अकॉर्डिंग अगर हर 10 ईयर की गैप में हो रहा है, इसका मतलब 1951 में, है ना, 1951 में जो सेंसस कंडक्ट हुआ होगा, वो क्या हुआ होगा, वो इंडियन गवर्नमेंट ने कराया होगा। इस ईयर के पहले तक जितना भी सेंसस हुआ था वो कौन कराया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट करवाई थी कंट्री के अंदर, ठीक है। अभी तक जो है इंडियन जो है इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, 1947 के बाद से 1951 से लेके आज तक, यानी 2011 में आखिरी वाला सेंसस हुआ है हमारा लास्ट, 21 में होना था बट अभी हो नहीं पाया। तो तब से लेके अब तक में जितना भी सेंसस हुआ है 1951 से लेके 2011 तक, वो इंडियन गवर्नमेंट ने कंडक्ट कराया है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज हेल्ड इन 1951, लेकिन एक्चुअल में कब से स्टार्ट हुआ है, 1881 से स्टार्ट हुआ है। ओके, यस ओके। जो सेंसस कराते हैं ना, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सेंसस कंडक्ट कराना, हर डिपार्टमेंट में हर लोगों के काम को डिवाइड कर दिया जाता है ना, कि आप जो है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में होता है कि एग्जाम डिपार्टमेंट है, उनका काम है पेपर प्रिंट करना और जो है आंसर शीट बनाना, ये करना।
फीस वाले डिपार्टमेंट का काम होता है कि फीस कलेक्ट करना और जो है पूरा मनी को मैनेज करना। तो अलग 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 हर चीजों की डिपार्टमेंट बना दी जाती है उस चीज को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, सो दैट जो है हर लोग उसी चीज में इन्वॉल्व ना रहे और जिसकी वजह से कंफ्यूजन ना क्रिएट हो और प्रॉब्लम जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट किया जा सके। उसी तरीके से द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग दी सेंसस रेस्ट विद दी, किसके पास होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंसस कराने की? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्री में सेंसस कंडक्ट कराने की। उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हर चीजें मैनेज करते हैं, देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजें वो करते हैं। ठीक है, जो सेंसस होता है ना, वो क्या करता है, सेंसस से हमें बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, जैसे हमने देखा, क्योंकि इंडिविजुअली वो हर एक एलिमेंट से, हर एक आइटम से जो है डेटा को कलेक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि सेंसस से जो है वो पॉपुलेशन की साइज, उनकी डेंसिटी, उनका सेक्स रेशियो, लिटरेसी, माइग्रेशन, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्सेट्रा, ये सारी चीजों के बारे में क्या होता है, पता चलता है कि कितने पीपल रूरल एरिया में रहते हैं, कितने अर्बन एरिया में रहते हैं, सेक्स रेशियो क्या है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने चाइल्ड हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, उनकी डेमोग्राफिक कंडीशन हो गई, जैसे कि उनकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितनी है ना, और उनकी हेल्थ कंडीशंस क्या है, ये सारी चीजों के बारे में अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से ऐसे इंफॉर्मेशन ले लेके नोट करेंगे तो हमें उनके बारे में सारी चीजें ऐसे पता चल पाती है। ठीक है, 2011 में तो आप लोग बहुत छोटे हुआ करते होंगे ना, याद नहीं होगा किसी को कि जब आते होंगे वहां पे जनगणना के लिए, ऑफिसर्स आते हैं घर पे, इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं आपके घर में कितने मेंबर हैं, रहते हैं, और उनकी एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है ना, ये सारी चीजें ऐसे जो है ना नोट की जाती थी। घर घर पे आके एक एक लोग जो है घर आते थे और हर फैमिली मेंबर के बारे में उनके डिटेल लेते थे, नोट की करते थे, घर में कितने सदस्य रहते हैं, सबकी उम्र क्या क्या है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, ये सारी चीजें नोट की जाती थी। इस तरीके से होता था। फिर यही हुआ था, और जो 2011 में सेंसस हुआ था वो क्या था, वो 15th सेंसस था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अनब्रोकन सीरीज की अगर बात करें, मतलब कि बिना गैप किए हुए अगर कौन सा इंडिपेंडेंस था, 15वां सेंसस था जो 2011 में हुआ था, और 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया के वो कौन सा नंबर का था, 7th इंडिपेंडेंट, 7th नंबर पे था। मतलब अगर हम यहाँ से 81 से बात करेंगे, ईयर 1881 से बात करेंगे तो 15वां था, 15th था 2011 वाला, है ना। लेकिन अगर 51 से बात करेंगे तो फिर वो 7th में आएगा। ठीक है मैम, तो मैम बोलो बोलो। मैम तो मैम हर 10 साल पे 31 में भी 21 में ना, इस ईयर में। यस मैम। हाँ बिल्कुल होना था, और इसकी तैयारी जो है बहुत पहले से ही हो जाती, शुरू हो जाती, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। तो क्या अभी जो है आप लोगों को घर घर जाके अलाउ करेंगे बात करने के लिए एक जगह पे? यहाँ पे पूरा लॉकडाउन चल रहा है, सारी चीजें बंद चल रही हैं, तो इसकी वजह से ना इसमें बहुत जो है प्रॉब्लम आ गई इस बार कराने में, कंडक्ट कराने में, इसीलिए अभी जो है नहीं हो पा रहा है, इसका प्रोसेस ही नहीं स्टार्ट हुआ इस ईयर में। अदरवाइज ये 2021 में ही कंडक्ट कराना था, 10 साल कंप्लीट हो गया था। और इसके लिए ना जो है पिछले साल से, एक साल पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि सोचो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री, इतनी वास्ट कंट्री है, तो उस पूरे कंट्री के हर एक सिटीजन का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस लगता था। हर स्टेट वाइज और सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है डिवीजन हो जाता था, उस तरीके से होता था। टाइम टेकिंग था प्रोसेस, एक्सपेंसिव भी होता है, बट ये है कि इस टाइम ड्यू टू कोरोना वायरस, जिसकी वजह से हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो फिर ये भी अभी जो है ना चीजें टल गई हैं। ठीक है, क्योंकि लोग खुद ही इतने हेल्थ को लेके परेशान थे, इतने लोग बीमार हो रहे थे, तो फिर उसमें ये वाला काम भी जो है अभी हो नहीं पाया। तो फिर
जो है ये था सेंसस। अगर सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में पूछता है तो हमें उसके बारे में क्या बताना है कि वो कब से स्टार्ट हुआ, कब कब होता है, कितने ड्यूरेशन पे, कौन स्टार्ट करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, ये सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, उसको हमें एक पैराग्राफ वाइज में पॉइंट बना बना के जो है लिख देना होता है। बस इस तरीके के क्वेश्चन आता है सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें पता नहीं होना चाहिए और जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, अगला है NSSO, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पे क्या वर्ड समझ में आ रहा है, ये सैंपल वर्ड दिखा हमें, है ना? तो बस हम इससे थोड़ा सा गेस भी कर सकते हैं, अभी अगर हमें पूरी तरीके से नहीं पता कि यहाँ पे क्या होता है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सैंपल सर्वे होता है ना, सैंपल स्टडी की जाता है, उसकी सर्वे की जाती है। और सर्वे क्या होता है, सैंपल क्या होता है, ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो NSSO है ना, ये NSSO बाद में बना। सबसे पहले ये क्या था कि 1950 में, 1950 ईयर में ये सेटअप हुआ था, चेयर्ड बाय PC महाला नोबिस एज NSS। मतलब ये जो प्रोफेसर PC महाला नोबिस हैं, इन्होंने ईयर 1950 में क्या किया था, NSS का सेटअप किया था। और ये NSS क्या होता है, अब बस इसमें से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन हटा दो, यानी नेशनल सैंपल सर्वे, इसका सेटअप हुआ था कौन से ईयर में, ईयर 1950 में। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड एज NSSO इन 1970। तो क्या हुआ फिर, जब 1970 तक में इस NSS को जो है चेंज कर दिया गया, उसके नाम को बदल के उसको ऑर्गेनाइजेशन भी लगा दिया गया। इसका मतलब अब पूरा इसका नाम बन गया था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ये बात समझनी है कि 1950 में सिर्फ NSS का फॉर्म हुआ था, और किससे हुआ था, चेयर्ड बाय दी प्रोफेसर PC महिला नोबिस। एंड ईयर 1970 में, यानी कि उसके 20 साल के बाद, उसको ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था, यानी कि NSSO मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री में, जो कि रेगुलर बेसिस पे क्या करती है, जो हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति होती है ना, उसकी सैंपल सर्वे करती है, उसकी सर्वे करती रहती है, उसके बारे में स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करती रहती है, जिसे हम कह सकते हैं, है ना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती रहती है। तो ये NSSO का काम क्या होता है कि जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, यानी हमारी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, उसकी सर्वे की जाती है ऑन अ रेगुलर बेसिस बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन, और ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बात समझ में आई? मैम इनका काम, बोलो। मैम जो न्यूज़पेपर पढ़ के मैं इतनी है। जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें, फिर से बोलो। मैम जो न्यूज़पेपर आता है मैम उसमें सेंस नहीं बढ़ा ये सब होती है। मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आगे समझ में नहीं आया हमें। मैम जो सेंसस के बारे में न्यूज़ वो हाँ हाँ, अच्छा सेंसस के बारे में जो होता है डिटेल ना, वो न्यूज़पेपर से, वो क्या होता है ना, ये जो गवर्नमेंट होती है, यानी कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना, ये अपने वेबसाइट पे उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो जो हम उनका जो वेबसाइट होता है, या उनकी खुद मैगजीन वगैरह भी आती है, लेकिन क्या होता है कि उसके बारे में हम क्यों पूरी पूरी मैगजीन लेंगे, क्या हम लोग ऐसे क्या मैगजीन लेके करेंगे क्या, हमारे जो काम का होगा चीजें, सिर्फ उतनी चीजें जानेंगे। तो जो लोकल न्यूज़पेपर वगैरह भी होती है ना, वो क्या करती हैं कि जैसे मान लो सैंपल कंडक्ट हुआ, तो ओवरऑल कंट्री की जो एक एनालिसिस है, वो उसमें प्रेजेंट करती है, वो उसमें लिख के दिखाती है। कहाँ से इंफॉर्मेशन लेती है,
वो इनसे ही लेती है। यानी कि जो जो ऑर्गेनाइज होता है, जहाँ पे जब सैंपल होता है, तो उनसे जो लोग जो एक जनरल इंफॉर्मेशन होना चाहिए लोगों को कंट्री के बारे में, वो सारी चीजें वहां पे लिख दी जाती हैं न्यूज़पेपर में। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि बिल्कुल जितना भी सेंसस हुआ वो सारे के सारे डेटा को हम न्यूज़पेपर में प्रेजेंट करें। तो उसको, जिसको डिटेल इंफॉर्मेशन देखनी है, तो उसको वहां के उसकी वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। मतलब अब तो जब डिजिटल हो गया है तो वेबसाइट पे देखना पड़ेगा। अदरवाइज ये लोग पहले प्रिंट भी करते थे या अभी भी करते होंगे। तो जिन लोगों को उसके उससे क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना है, यानी सेकेंडरी डेटा हो गया, है ना। सेंसस से ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा से अगर हम डेटा को लेते हैं, कलेक्ट करते हैं अपने खुद के पर्पज के लिए, तो वो क्या हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था कि जो पब्लिश्ड सोर्सेस होते हैं गवर्नमेंट के, तो उसी को बोला गया कि सेकेंडरी सोर्सेज में ही हम लोग ने पढ़ा था ना, कुछ पब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं, कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं। तो ये पब्लिश्ड सोर्सेज में भी आता है कि ये सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह पे पब्लिश कर दी जाती है, और वहां से जिनको जिनको जैसी जैसी चीजों की जरूरत होती है वो वहां से कलेक्ट कर लेते हैं। हमारे जो लोकल न्यूज़पेपर वाले होते हैं ना, कि वो उसमें क्या होता है, न्यूज में हमारे, मान लो हमारा जो सिटी है और हमारा जो स्टेट है, उसके बारे में जो है एनालाइज करके उसके बारे में इंटरप्रिटेट किए रहते हैं, एनालिसिस लिखे रहते हैं। वो भी बहुत ज्यादा पूरे डिटेल में नहीं बताएंगे, ऐसी बातें बताएंगे जो बहुत ही सिंपल हो जाएंगी और इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगी। किसके लिए? आम लोगों के लिए, हम आम जनता के लिए जो है सिर्फ जो ऊपर ऊपर की बातें जाननी होंगी और जितनी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी वो चीजों को प्रेजेंट किया जाता है न्यूज़पेपर वगैरह में। ठीक है, तो ये काम होता है। अगर हमें डिटेल्ड एनालिसिस करना है, डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमारा कोई पर्पस है, प्री डिटरमाइंड पर्पस है उस डेटा को कलेक्ट करने का, तो हम उसकी जो पब्लिश्ड डेटा होती है, चाहे वो इंटरनेट पे पब्लिश हो, चाहे वो उनके मैगजीन पे पब्लिश हो, चाहे किसी और भी सोर्स में हो, तो उस जगह पे हम जाके क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, वहां पे जाके पूरा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये सारी चीजें पब्लिश कर दी जाती हैं, यानी सबको बता दी जाती हैं। ठीक है। जो एनएसएसओ है वो ऑर्गेनाइजेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है ना। एनएसएसओ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, और ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हमने देखा ही। और ये क्या करता है? रेगुलर बेसिस पे सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करता है कंट्री में। ठीक है। एनएसएसओ का नाम जो है वो 4 पार्ट में डिवीजन हुआ है। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया है, यानी कि जैसे हर एक सेक्टर के लिए या हर एक फील्ड के लिए जो अलग अलग उस मेन ऑर्गेनाइजेशन को भी डिवाइड कर दिया गया कि आप इतना ये काम करिएगा, आप वो काम करिएगा, उस हिसाब से। तो क्या क्या 4 सेक्टर्स में डिवाइड हुआ है? एक है SDRD, दूसरा है FOD, थर्ड है DPD, एंड लास्ट वन इज CPD। अब ये होता क्या है? देखो, SDRD का मतलब होता है सैंपल डिजाइन एंड रिसर्च डिविजन, SDRD का फुल फॉर्म है। उसके बाद FOD का मतलब है फील्ड ऑपरेशन डिविजन, DPD मतलब होता है डेटा प्रोसेसिंग डिविजन, एंड CPD का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक डिविजन। तो ये उनके फुल फॉर्म हो गए। इनका जो है अपना अपना काम होता है, जिस तरीके से ये सैंपल कलेक्ट करते हैं और अलग अलग तरीके से उसको मैनेज करते हैं। कहीं पे डेटा की प्रोसेसिंग होती है, कहीं फील्ड ऑपरेशन वर्क होता है, तो कहीं पे सैंपल डिजाइन और रिसर्च किया जाता है, और कहीं पे उन जो ऑलरेडी प्रोसेस डेटा होते हैं उनको कोऑर्डिनेट और पब्लिश किया जाता है। तो ये क्या होता है, सारे काम को जो है अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल SDRD का मतलब क्या होता है? सैंपल डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन। मीन्स ये सैंपल डिजाइन करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि हमें कैसे कैसे सैंपल कलेक्ट करना है, क्या क्या चीजें करनी है। ये सारा काम इनका इस डिपार्टमेंट का होता है। फिर यहाँ आते हैं, इनका फील्ड ऑपरेशन डिवीजन है। मीन्स एक्चुअल में जब फील्ड में हम जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, वहां पे कैसे हमें ग्रुप बनाना है ना, जो है स्ट्रेटा बना के करना है कि किस तरीके से सैंपल कलेक्ट करना है, ये सारा काम जो है जब डिसाइड हो जाता है तो फील्ड ऑपरेशन डिवीजन में इसको कलेक्ट किया जाता है। उनका काम होता है क्या? डेटा को अच्छे से उसी तरीके से कलेक्ट करना।
फिर उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन हो गया। जब हमारा कलेक्टेड डेटा हमारे पास आता है ना, तो उसको प्रोसेस भी तो किया जाता है, मतलब कि हमारे पास बहुत सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भी आ जाती है कलेक्ट करते करते, तो उसे हमें कितनी चीजें हमारी जरूरी है उनको अलग करना, कितनी चीजें इररिलेवेंट है उनको अलग करना, ये सारा काम किसका होता है, डीपीडी का होता है। फिर जब हमारा डेटा प्रोसेस हो गया, सारी इंफॉर्मेशन निकल गई, उन डेटा को कोऑर्डिनेट करके पब्लिश करना, सो दैट जो भी उसका यूज करना चाहते हैं, उससे और फर्दर जो है काम करना चाहते हैं, वो लोग उससे हेल्प ले सकते हैं। ये काम किसका होता है, सीपीडी का, यानी कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन का। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस मैम। ओके, यहीं पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ये लास्ट टॉपिक था एनएसएसओ और सेंसस वाला। इसके बारे में अलग से क्वेश्चन पूछती हैं, इसलिए इसकी जो है हमें एक बार डिटेल स्टडी करना जरूरी था कि ये होता क्या है, कब सेटअप हुआ, कौन से ईयर में हुआ और इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। कुछ इनके एक्टिविटीज जो है एनएसएसओ की, वो आपकी बुक में लिखी हुई हैं, उनको एक बार गो थ्रू करना, और सेल्फ स्टडी के नाम पे मतलब अपने आप से रीडिंग जरूर से करनी है सबको बुक में। हो सकता है कोई चीजें हैं जो वो हमारी छूट गई हो, या कोई चीजें हो हम लोग पढ़े हों लेकिन अभी बाद में याद नहीं आ रहा हो थोड़ी देर बाद ना, तो वो सबको रिवाइज करने के लिए दोबारा से गो थ्रू करने की जरूरत है बुक में, बहुत जरूरी है। ठीक है, और जितने होमवर्क हमने दिए थे, आई होप आप लोग वो कंप्लीट कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो जरूर से करो, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो होमवर्क में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, एकदम डिटेल में स्टडी करनी है। छोटे बच्चे नहीं रह गए, बड़े क्लास में आ गए, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, अब जो है इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम होगी ना इस पर्टिकुलर चैप्टर को लेके, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से लेके, तो वो अपने क्लियर कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और जो भी रहे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात, वो आपके बुक में है। क्वेश्चन आंसर हम लोग एक एक तो सॉल्व नहीं करने वाले हैं, हम लोग पूरे पूरे बुक की एक एक लाइन पढ़ने वाले हैं, इसलिए अलग से क्वेश्चन आंसर लिखाने का कोई मतलब नहीं होता है। वो तुम्हारे पास बुक है, कोई उससे ले नहीं रहा है, उसको जाओ एक बार अच्छे से पढ़ो, और जब चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आंसर खुद से सॉल्व करो। देखो कि क्या हमें लिखने भी आ रहा है, कि सिर्फ हमें बताने आ रहा है ना। लिखते टाइम क्या होता है, लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, हमें वर्ड की कमी हो जाती है, समझ नहीं आता क्या लिखे, क्या वर्ड यूज किया जाए, तो इसलिए लिख लिख के भी प्रैक्टिस करनी है अपने आप से। ठीक है, चलो फिर यस मैम। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना ग्रुप में, क्लासेस होगा।